Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the second series of 50 most important diagrams of NCERT biology, that is from class 12th as well as class 11. I have already uploaded the first part of this series. If you have missed it, kindly do watch it out and do share your reviews in the comment section. If you want me to produce more such videos, please do subscribe, like and share my channel with your friends and stay connected with this channel. This diagram represents the 7 contrasting character of pea plant. पी के जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने चूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कि फिगर में वही 7 कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं. अगेन इस पे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड सिंपल सा है, लेकिन बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अगर आप इस डायग्राम को ही लेके याद रखेंगे तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएंगे. फॉर एग्जांपल, कौन सा ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट रिसेसिव है, वो सब याद रखने के लिए आपको वो ट्रेट का जो अपीयरेंस है वो भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे सारे ट्रेड तो याद रहते हैं, लेकिन जनरली कहाँ पे फंसते हैं? 1-2 में हम फंसते हैं. कौन से वाले टॉपिक में हमें डिफ़िकल्टीज आती है? स्टेम के हाइट में तो हो जाता है कि जो टॉल होगा वो डोमिनेंट होगा, स्टेम का हाइट जो ड्वार्फ होगा वो रिसेसिव आएगा. लेकिन जो पॉड का कलर है और पॉड का जो शेप है और फ्लावर का जो कलर है, उन सब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट रिसेसिव है. तो इसलिए ये डायग्राम को मैंने इंक्लूड किया है अपने इसमें. एक तो ये चीज़ बताने के लिए भी कि ये 7 कैरेक्टर्स अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है, इनसे किसी भी कैरेक्टर से क्वेश्चन अराइज हो सकता है. एंड सेकेंडली, मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि ये बेसिक है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का. कैसे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, कैसे उन्होंने क्रॉस चेक किया था कि कोई भी प्लांट का जो आउटकम आ रहा है, फिनोटाइप आ रहा है, उसमें कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, कैसे वो हाइब्रिड बन रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए ये बेसिक कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी? एक पी प्लांट से शुरुआत की थी. तो इसीलिए ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? कैरेक्टर्स याद रखने हैं. सबसे पहले तो कितने कैरेक्टर्स हैं? तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 7 कैरेक्टर्स हैं. उन 7 कैरेक्टर्स में से कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं, कौन से कैरेक्टर रिसेसिव हैं, वो सब पता होना चाहिए. यानी कि आउट ऑफ दी 7 कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं, कौन से कैरेक्टर रिसेसिव हैं और उनका एक्चुअल अपीयरेंस कैसा होता है. यानी कि अगर मैं बोलूँ कि कोई एक प्लांट है जिसके पॉट जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है या फ्लैट है, तो एक्चुअल में कैसा दिखेगा अपीयरेंस वाइज, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए. इसलिए मैंने ये डायग्राम को इंक्लूड किया है. तो इस डायग्राम को रोज़ ही एक बार एटलीस्ट देखना है और लर्न करना है अच्छे से कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है. अलग से आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप एक बार भी इसको देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, जैसे ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, तो देख के ही पता चल रहा है. सीड कलर में येलो क्या होगा? डोमिनेंट होगा. रिसेसिव ग्रीन होगा. लाइकवाइज फ्लावर कलर में भी वायलेट क्या होगा? डोमिनेंट होगा. वाइट होगा रिसेसिव. तो इस तरह से आपको पूरे इस टेबल को मेमोराइज करना है. किसी भी वे पे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. या तो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इसी डायग्राम को लेके कैरेक्टरिस्टिक्स देके डोमिनेंट है कि रिसेसिव है पूछेगा, वहाँ ब्लैंक दे देगा. या फिर आपको डायग्राम ही दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा मेंडल का 7 कैरेक्टरिस्टिक में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है और वो रिसेसिव है कि डोमिनेंट है. तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से अराइज हो सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं अगर डीएनए पैकेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है तो. अब जैसे अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, so its DNA is scattered freely in the cytoplasm. न्यूक्लियोइड में डीएनए क्या होता है? डीएनए बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, वो क्या करता है? कुछ भी प्रोटीन्स जो अवेलेबल हैं उनसे बाइंड होके, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बाइंड होके वही न्यूक्लियोइड में रहता है.
लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? डीएनए प्रॉपर न्यूक्लियस में होता है। अब हमें पता है कि डीएनए एक सर्टेन लेंथ का है, तो इतना बड़ा सा डीएनए हमारे इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक होगा? तो उसके लिए ही होता है हिस्टोन। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, और इसमें भी कुछ बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हमारा जो डीएनए होता है वो हिस्टोन से रैप होता है, हिस्टोन के में ही रैप होता है, और फिर हमारे छोटे से न्यूक्लियस में फिट होता है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो हिस्टोन है, हालांकि ये सिर्फ अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था वॉच इट लर्न इट में, उसमें भी मैंने कुछ हिस्टोन क्रोमैटिन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो हिस्टोन के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही हैं। वेरिएंट्स ऑफ हिस्टोन में कितने टाइप के हिस्टोन होते हैं, किस हिस्टोन का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, और हिस्टोन किन किन अमीनो एसिड से मिलके बनता है, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये जो नीचे वाला डायग्राम दिख रहा होगा, न्यूक्लियोसोम कैसा दिखता है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। ये जो डायग्राम है, अगर यहाँ पे इसी फ्रेज से एनसीईआरटी में ये अवेलेबल है कि द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग की बात करी जाए कि इतना लेंदी सा डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में, इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बिल्कुल पूछा जाता है। इस पे लेबलिंग पूछा जा सकता है, या इसी के ही कुछ वेरिएंट्स के बारे में पूछ सकता है, तो इसलिए ये डायग्राम मैंने इंक्लूड किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज द डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था हर्शी एंड मार्था चेज के थ्रू, ये प्रूव करने के लिए कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, इंस्टेड द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल और द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो केमिकल नेचर जो था वो क्या है? वो डीएनए है। डीएनए के थ्रू ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया गया था हर्शे एंड चेज के थ्रू, वो क्या था? बैक्टीरियोफाज था। अब बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज आर दी वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब उन्होंने 2 सेटअप रन किए थे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2 पैरेलल सेटअप रन हो रहा है इस डायग्राम में, एक ये वाला सेटअप, एक ये वाला सेटअप। अब उन्होंने क्या किया था? दोनों ने बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया था 2 टाइप के मीडियम में। बैक्टीरियोफाज को 2 टाइप के मीडियम में ग्रो कराया गया था। पहला जो मीडियम था उसमें क्या किया गया था? P32 लेबल था वो, यानी कि फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिवली लेबल किया गया था, और दूसरे में सल्फर को लेबल किया गया था। अब दोनों ही मीडियम में ग्रो कराया गया था किसको? बैक्टीरियोफाज को। अब जब बैक्टीरियोफाज को 2 अलग अलग सेपरेट मीडियम में ग्रो कराया गया था, एक जिसमें P32 लेबल था जो कि डीएनए का पार्ट होता है, और एक जो था सल्फर जो कि प्रोटीन का पार्ट था, उसको लेबल किया गया था। अब उसके बाद में इन्फेक्शन कराया गया, ब्लेंडिंग कराया गया, देन क्या कराया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा? बैक्टीरियल सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी बैक्टीरियोफाज से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में हमें 2 पार्ट मिलता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराया तो पैलेट पार्ट मिलेगा हमें, और एक क्या मिलेगा? एक सुपरनेटेंट मिलेगा। पैलेट इज द सॉलिड पार्ट, सेल डेब्रिस जो भी मिला होगा, और सुपरनेटेंट क्या था? लिक्विड पार्ट था। तो हर्शी एंड चेज को क्या मिला? पैलेट पार्ट में अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल सेल तो हमें मिलेंगी ही, क्योंकि वो भी तो थी हमारे वायल में। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरियल सेल है उनके साथ ही साथ ऐसे बैक्टीरियोफाज मिले हैं जिनमें P32 लेबल्ड है, और सुपरनेटेंट में उन्हें क्या मिला था? सुपरनेटेंट में उन्हें प्रोटीन लेबल्ड जो था S32 से वो मिला था। इसी से प्रूव हुआ था कि जो इन्फेक्शन के बाद जो प्रोजेनीज रिलीज हुई है उनमें भी वो ही डीएनए गया है जो डीएनए किसमें था? इन्फेक्शन कराने वाले बैक्टीरियोफाज में था। यानी कि अगर
मदर बैक्टीरियोफाज अगर हम मान लेते हैं तो उसमें P32 लेबल था, तो उसने बैक्टीरियल सेल में जो लाइसिस किया था और उसके बाद में जो प्रोजेनीज रिलीज हुई है उनमें भी तो वो DNA गया होगा। और वही अगर प्रोटीन पार्ट को जब लेबल वाला देखा गया था उसमें कोई भी प्रोजेनीज में लेबल नहीं मिला था प्रोटीन। इट मीन्स कि प्रोटीन पास ऑन नहीं होता है। क्या पास ऑन होता है? पास ऑन होता है DNA। इसीलिए जो प्रोजेनीज थी उसमें भी P32 लेबल था और सल्फर वाला यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट रेडियोएक्टिवली लेबल्ड नहीं था नए प्रोजेनीज में, क्योंकि प्रोटीन पास ऑन नहीं होता है जनरेशन पर जनरेशन। इट इज़ ओनली द DNA, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मैंने ऐसे क्विकली एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि ये सारा डायग्राम से ही पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे आपको लेबलिंग के फॉर्म में तो पूछ ही सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन मैं बार बार कह रही हूँ, डायग्राम क्वेश्चन तो लेबलिंग से तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती है डायग्राम के साथ में। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था शॉर्ट में। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। इस डायग्राम को भी मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Please like, share and subscribe my channel if you find the content useful and you want me to produce more such videos. Thanks for watching.